नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मॉडल सॉल्व पेपर डिस्कस करेंगे। इस क्लास में दोस्तों जो मैं प्रश्न आप सबको बताने वाला हूँ, ये सभी प्रश्न रिपीटेड हैं। 2025 सत्र की जिन भी यूनिवर्सिटी में परीक्षा हुई है, उन सभी में जो प्रश्न इस बार रिपीट हुए, उन्हीं प्रश्नों को कलेक्ट करके मैंने ये क्लास आप सबके लिए तैयार की है। 100% आप सबके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न इस बार पूछे जाने वाले हैं। तो टॉप 75 क्वेश्चन हमने इसमें सेलेक्ट किया है। जैसा कि राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय की परीक्षा भी जल्दी में लगी हुई है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। 100% यहीं से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें पूछा गया है कि एक एल्डो पेंटोज में त्रिविमीय समन्वय की संख्या कितनी है। तो इसमें त्रिविमीय समन्वय की जो संख्या है वो 8 होगी। ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कीटोहेक्सोस में त्रिविमीय समअवयव की संभव है, यानी कि जो आइसोमरिज्म यानी कीटोहेक्सोस में जो त्रिविमीय आइसोमरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, उसकी कितनी संख्या संभव हो। तो उसमें 8 होगी। इसमें भी आपका प्रश्न नंबर आप इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी 8। अगला है ग्लूकोज में कौन सा एनोमरिक कार्बन है। तो एनोमरिक कार्बन पूछा गया है, तो C1 आपका एनोमरिक कार्बन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है क्या? 3 प्रश्न आपके समझ में आ गया। जब भी आपसे त्रिविमीय समअवयव की संख्या पूछी जाए तो 8 बताएंगे। कीटोहेक्सोस और एल्डोपेंटो दोनों में 8 होती है, और ग्लूकोज में एनोमरिक कार्बन कौन सा है, तो C1 आपका एनोमरिक कार्बन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एनोमर्स के विषय में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है इनमें से। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है एनोमर्स एस्टोमर्स है। क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है। एनोमर्स को एस्टोमर्स भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के जलीय साम मिश्रण में खुली श्रृंखला युक्त एल्डिहाइड रूप की मात्रा है, तो इसकी जो मात्रा है वो 0.02% है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जिसमें है कि जब ग्लिसरॉल डिहाइड ब्रोमीन जल से क्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद मिलता है। तो आपको बता दें, जब ग्लिसरॉल डिहाइड को ब्रोमीन जल के साथ आप अपक्रिया करवाएंगे तो मिलेगा 2,3 डाई हाइड्रॉक्सी प्रोपोनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। कई बार ये रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड म्यूटा रोटेशन नहीं देता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब तक सभी विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है, और आपको बताना कि कौन सा डाइसैकेराइड है और ये म्यूटा रोटेशन नहीं देता है। तो आपको बता दें, माल्टोज जो म्यूटा रोटेशन देता है, लैक्टोज भी देता है, लेकिन सुक्रोज नहीं देता है। सुक्रोज म्यूटा रोटेशन नहीं देता है, और इस वजह से ऑप्शन सी में आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा फेलिंग विलयन के साथ परीक्षण नहीं देता है। तो सुक्रोज आप याद रखेंगे। सुक्रोज ना तो म्यूटा रोटेशन प्रदर्शन करता है और ना ही जो है फेलिंग विलयन में के साथ परीक्षण देता है, इसलिए ऑप्शन सी में आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एपीमर युग्म, इनमें से एपीमर युग्म आपको बताना है। तो ग्लूकोज और मैनोज ये क्या है, एपीमर युग्म है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा फियलिंग अभिकर्मक के साथ परीक्षण नहीं देती है। तो फियलिंग अभिकर्मक के साथ परीक्षण ग्लूकोज देता है। ऑप्शन में दिया गया ग्लूकोज देता है, लैक्टोज भी देता है, लेकिन सुक्रोज ना तो ये म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित करता है और ना ही फियलिंग अभिकर्मक के साथ परीक्षण देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा डाइसैकेराइड। तो सुक्रोज क्या है दोस्तों, ये भी डाइसैकेराइड है, माल्टोज भी डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है, लैक्टोज भी, इसीलिए आप सब लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी क्या है, डाइसैकेराइड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, और आप सबसे निवेदन भी करेंगे कि वीडियो को भाई अभी तक आप सबने लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भाई जब क्लास में लगाता हूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के ताजा बने विलयन का प्रकाशिक घूर्णन रखने पर बदल जाता है, इस घटना को क्या बोलते हैं। तो इस घटना को म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, म्यूटा रोटेशन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर है। अगला है लैक्टोज एक है, बताना है लैक्टोज एक है अपचायक शर्करा या अनअपचायक शर्करा। तो आपको बता दें लैक्टोज क्या है, एक प्रकार का अपचायक शर्करा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर है।
नेक्स्ट है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में समय होता है प्रकाशिक या क्रियात्मक। तो आपको बता दें ग्लूकोज क्रियात्मक समूह, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो समय होता है वो क्रियात्मक होगा, फंक्शनल। ऑप्शन नंबर बी आपसे इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टानल अभिकर्मक को अपचयित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि इनमें से कौन सा टालन अभिकर्मक को अपचयित करता है। तो ग्लूकोज अपचयित करता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। अगला है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज में असममित कार्बन की संख्या कितनी है। तो इनमें असममित जो कार्बन की संख्या है वो कितनी है, वो 4 होती है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज में असममित कार्बन की संख्या 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है। तो भाई ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज भी इसके मोनोसैकेराइड है, माल्टोस और सेलुलोज। तो इसमें माल्टोस आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। माल्टोस क्या है, ये आपका डाइसैकेराइड है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्रक्टोज में असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या पूछी गई है। तो आपको बता दें फ्रक्टोज में असममित कार्बन की परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 3 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर है, आप सब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शर्करा के ताजे बने जलीय विलयन के का समय के साथ प्रकाशिक घूर्णन में बदलाव क्या कहलाता है। तो इस घूर्णन को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन, परिवर्ती घूर्णन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन घूर्णन जिसे म्यूटा रोटेशन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आप उत्तर लगाएंगे। अगला है ग्लूकोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चलिए बताना है आपको असत्य कथन ग्लूकोज के लिए। पहला दिया गया कथन यह एक पॉली हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है यह अपचायक शर्करा है, तो अपचायक शर्करा बिल्कुल सत्य है। यह परवर्ती घूर्णन दर्शाता है, तो म्यूटा रोटेशन शो करता है ग्लूकोज, बिल्कुल सही है। असत्य यही होगा कि यह पॉलीसैकेराइड है, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है। ठीक है, तो यहाँ पर डी आंसर आपका हो जाएगा असत्य कथन। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसैकेराइड, इनमें से पॉलीसैकेराइड पूछा गया है। तो पहला देंगे माल्टोज, माल्टोज क्या डाइसैकेराइड दिया गया, सेयाबोलोज ये भी आपका डाइसैकेराइड है, लैक्टोज भी डाइसैकेराइड, स्टार्च आपका क्या हो जाएगा पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत। क्लियर है, तो इसमें डी आंसर आप लोग लगाएंगे। अगला है सेलुलोज किस यौगिक का बहुलक है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि सेलुलोज किस बहुलक का यौगिक का बहुलक है, जिसमें ऑप्शन ए दिया गया है कि डी फ्रक्टोज, या फिर डी फ्रक्टोज प्लस डी ग्लूकोज, या डी प्लस ग्लूकोज, या फिर डी प्लस ग्लूकोज फ्रक्टोज। तो इनमें हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, डी प्लस ग्लूकोज सेलुलोज किस यौगिक का बहुलक है, तो डी प्लस ग्लूकोज का बहुलक है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एल्डोहेक्सोज के संबंध में क्या गलत है। एल्डोहेक्सोज के संबंध में आपको गलत बताना है कि क्या गलत है। यह एक मोनोसैकेराइड है, तो बिल्कुल सही है, मोनोसैकेराइड एल्डोहेक्सोज है। इसमें एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, बिल्कुल सत्य है ये भी आपका। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एक एल्डोहेक्सोज है, ये भी आपका सही। इसमें आपका सत कथन हो जाएगा फ्रक्टोज एक एल्डोहेक्सोज है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही है, डी आंसर, क्योंकि यही आपका असत्य कथन है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेबल शुगर, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा टेबल शुगर किसे कहते हैं। क्लियर है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया सुक्रोज, बी है ग्लूकोज, सी है फ्रक्टोज और डी दिया गया माल्टोज। तो आपको बता दें टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है सुक्रोज को, और अगर ब्लड शुगर पूछा जाए तो ग्लूकोज। अगर ब्लड शुगर, इसमें ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर, याद रखेंगे, इसको ब्लड शुगर बोलते हैं, और इसको कैन शुगर भी बोलते हैं, याद रखेंगे कैन शुगर, यानी कि सुक्रोज को कैन शुगर, टेबल शुगर दोनों के नाम से जानते हैं, और ब्लड शुगर कैसे बोलते हैं, ग्लूकोज को। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुगर नहीं है, इनमें से बताना शुगर नहीं है। तो माल्टोस ये भी आपका शुगर है, फ्रक्टोज भी शुगर है, सेलुलोज भी शुगर है, और सुक्रोज भी शुगर है। तो इसमें से शुगर नहीं है, तो सेलुलोज की बात हो रही भाई। सेलुलोज क्या है, ये पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है, ये आपका शुगर नहीं है। बाकी फ्रक्टोज, सुक्रोज और माल्टोस ये सभी शुगर है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ग्लूकोज की सांद्र अभिक्रिया सांद्रण HNO3 के साथ कराई जाती है तो प्राप्त होता है, तो हमें साइक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, साइक्रिक अम्ल। यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिल्क शुगर है। भाई मिल्क शुगर के नाम से किसको जानते हैं, तो लैक्टोज। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर के नाम से जाने जाते हैं, यानी इसको दुग्ध शर्करा भी बोलते हैं। और सुक्रोज को क्या बोलते हैं, सुक्रोज को क्या बोलते हैं दोस्तों, कैन शुगर बोलते हैं। और टेबल शुगर, ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ब्लड शुगर।
क्लियर है। चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है कि अल्फा तथा बीटा डी ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन क्रमशः दिया गया है प्लस 113 डिग्री और 19.7 डिग्री। साम मिश्रण का विशिष्ट घूर्णन क्या होगा? तो साम मिश्रण का जो विशिष्ट घूर्णन होगा प्लस 52.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज को फ्रैक्टोज में परिवर्तित करने के लिए फिनाइल हाइड्रोजन के कितने अणु का प्रयोग किया जाता है? तो 3 अणु का प्रयोग किया जाता है। कितने अणु का? 3 अणु का प्रयोग किया जाता है ग्लूकोज को फ्रैक्टोज में परिवर्तित करने के लिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समान ओसाजोन बनाता है? तो समान ओसाजोन जो बनाता है वो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज ये समान ओसाजोन बनाते हैं। इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्डोहेक्सोज के कितने समवयी हैं? एल्डोहेक्सोज के यहाँ पर समवयी पूछे गए हैं। तो एल्डोहेक्सोज के जो आइसोमर है वो 16 है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है एल्डोहेक्सोज के कितने प्रकाशिक समय हो सकते हैं? तो ये भी 16 होते हैं। डी आंसर दोनों का सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्लूकोज के लिए असत्य है? ग्लूकोज के लिए असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। अब पहला देखेंगे यह दिया गया ये अपचायक शर्करा, तो ग्लूकोज एक अपचायक शर्करा है, बिल्कुल सही है। बी है इसकी संरचना में पायरनोज होता है, ये भी आपका सत्य कथन है। अगला है डाइसैकेराइड, तो ग्लूकोज आपका मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड नहीं है, यही कथन आपका असत्य है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा टालन अभिकर्म के साथ सिरवल दर्पण नहीं देती है? तो सिरवल दर्पण जो नहीं देती है वो सुक्रोज नहीं देता है। सुक्रोज टालन अभिकर्मक के साथ सिल्वर दर्पण नहीं देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा फेलिंग अपक्रिया नहीं देती है? तो फेलिंग अपक्रिया सुक्रोज नहीं देता है। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है। अगला है सुक्रोज है, तो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है। क्लियर है इतनी चीजें। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा अमीनो अम्ल प्रकाश अक्रिय है? पहला दिया गया है एलेनिन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन या फिर वेलिन। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ग्लाइसिन। ठीक है, इसमें से ग्लाइसिन आपका करेक्ट उत्तर है। ये क्या है? प्रकाश अक्रिय है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है? तो आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या में ल्यूसिन आ जाएगा। ल्यूसिन क्या है? ये आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा अमीनो अम्ल H सी सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH NH2 की प्रवृत्ति, इसकी जो प्रवृत्ति है वो अम्लीय है, एसिडिक माध्यम में है। ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी करेक्ट उत्तर, क्योंकि यहाँ पर COOH ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर है। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, ध्यान रखेंगे। अगला है अमीनो अम्ल अम्लीय विलयन में व्यवहार करता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। जो अमीनो अम्ल है वो अम्लीय विलयन में व्यवहार करता है, धनायन की तरह, एनायन की तरह या ज्यूटर आयन की तरह या फिर अणु की तरह। तो आपको बता दें अमीनो अम्ल अम्लीय विलयन में जो व्यवहार करता है वो धनायन की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर इसमें आपका है। अगला है समविभव बिंदु, जिसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, यानी कि समविभव बिंदु पर अमीनो अम्ल की किस ओर गति करेगा? तो समविभव बिंदु पर अमीनो अम्ल जो है ये ना कैथोड की ओर गति करेगा ना ही एनोड की तरह, यहाँ पर हो जाएगा किसी और नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इस किसके निर्धारण के लिए करते हैं याद रखेंगे, पॉलीपेप्टाइड का एन टर्मिनल के निर्धारण के लिए हम 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है पेप्टाइड पेंटापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बंध हैं? तो पेंटापेप्टाइड में पेप्टाइड बंधों की जो संख्या है वो है 4, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की कौन सी संरचना अत्यधिक अस्थायी है? तो दोस्तों यहाँ पर तृतीयक संरचना, टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का अत्यधिक अस्थायी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि न्यूक्लिक अम्लों का मुख्य योगदान है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया आनुवांशिक गुणों के ट्रांसमिशन में, बी है प्रोटीन के जैविक संश्लेषण में।
तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। न्यूक्लिक अम्ल के अम्लों का मुख्य योगदान आनुवांशिक गुणों के ट्रांसमिशन और प्रोटीन के जैविक संश्लेषण दोनों में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल मिलकर के बने होते हैं। ऑप्शन दिया गया है, पढ़ेंगे ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड्स, बी है न्यूक्लियोसाइड व फास्फोरिक अम्ल, बी दिया गया प्यूरिन, पिरिमिडीन, शर्करा व फास्फोरिक अम्ल, या फिर डी दिया गया ये सभी। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर के बने होते हैं? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, फास्फोरिक अम्ल, प्यूरिन और पिरिमिडीन और शर्करा, इन सब से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बेस आरएनए और डीएनए दोनों में उपस्थित होता है? तो आरएनए और डीएनए में जो उपस्थित है वो है एडानिन, गुआनिन और साइटोसिन, इसलिए आंसर नंबर इसमें आपका बी करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में प्यूरिन बेस कौन सा है? प्यूरिन बेस आपको बताना है। तो भाई इसमें से हो जाएगा आपका एडानिन और गुआनिन, ये दोनों क्या है? प्यूरिन बेस है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, प्यूरिन के चक्र में कितने परमाणु हैं? बताने का प्रयास कीजिएगा। प्यूरिन के चक्र में कितने परमाणु हैं? तो प्यूरिन के चक्र में परमाणुओं की जो संख्या है वो 9 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, प्यूरिन चक्र में कितने एन परमाणु होते हैं? आपको बताना है। तो प्यूरिन चक्र में एन परमाणु की जो संख्या है दोस्तों वो है 4, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, pyrimidine चक्र में कितने नाइट्रोजन परमाणु होते हैं? तो pyrimidine चक्र में जो नाइट्रोजन परमाणु की संख्या है वो 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर है। अगला है कि यूरेडिन में राइबोज के साथ निम्न में से क्या जुड़ा होता है? तो इसमें जो जुड़ा होता है वो यूरेसिल जुड़ा होता है, यहाँ पर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि डीएनए के द्विक कुंडलीय यानी कि डबल हेलिकल संरचना को स्थापित प्रदान करता है, स्थायित्व कौन प्रदान करता है? तो ये हाइड्रोजन बंध प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? आरएनए में इनमें से पूछा गया कि क्या नहीं होता है। तो आरएनए में यूरेसिल तो होता है, राइबोज फास्फेट होता है, थाइमिन नहीं होता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, फास्फेट समूह का रूप आरएनए तथा डीएनए में निम्न में से किस प्रकार हैं? तो ये इनका जो प्रकार है वो फास्फोमोनोएस्टर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सा बेस नहीं होता है? तो डीएनए में यूरेसिल बेस नहीं होता है, यूरेसिल बेस नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आरएनए में कौन सा बेस उपस्थित है? तो आरएनए में दोस्तों उपस्थित होता है आपका एडानिन और थाइमिन, ये दोनों उपस्थित हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की डबल हेलिकल संरचना निम्न के द्वारा जुड़ी रहती है। तो ये दोस्तों जुड़ी होती है हाइड्रोजन बंध के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। अगला है कि एडानिन व थाइमिन के मध्य हाइड्रोजन बंध की संख्या होती है। तो एडानिन और थाइमिन के मध्य हाइड्रोजन बंध की जो संख्या है वो 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए साइक्लोवीर का प्रयोग करते हैं। तो ए साइक्लोवीर का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? एंटीवायरल के रूप में किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। अगला है, एचआईवी एड्स से उपचार की दवाएं हैं, एचआईवी एड्स के उपचार की दवाएं, तो वो है जूडोविडिन, आपका हो जाएगा जूडोविडिन, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है। अगला है, डाइजेपाम दवाई का प्रयोग किया जाता है। तो डाइजेपाम दवाई का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो नींद लाने के लिए, सुस्ती व नींद के लिए, आराम दिलाने, ये सभी करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है कि एनिलीन में अमीनो समूह की सक्रिय हाइड्रोजन को एल्किल समूह में प्रतिस्थापित उसकी जैविक क्रिया में होती है। तो इसकी जैविक क्रिया क्या हो जाती है? कमी हो जाती है इसकी जैविक क्रिया में, सक्रियता, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ड्रग डिजाइन के रोटेशनल अप्रोच के तरीके हैं। तो ड्रग डिजाइन के रोटेशनल अप्रोच के जो तरीके हैं वो क्वांटम यांत्रिकी अप्रोच, अणु कक्षक अप्रोच और अणु जुड़ाव अप्रोच, ये सभी हैं, इसलिए डी आंसर इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, दवाई में ड्रग क्या कार्य करती है? आपको बताना है, ठीक है, दवाई में ड्रग क्या कार्य करती है? तो दवाई में ड्रग का कार्य है बीमारी की पहचान करना, बीमारी की रोकथाम करना, बीमारी का उपचार करना, इसलिए आंसर नंबर डी इस क्वेश्चन में सही उत्तर आपका है। अगला है, ड्रग की क्या विशेषताएं हैं? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, ड्रग की क्या विशेषताएं हैं?
तो ड्रग की विशेषता इनमें है कि ये सुनिश्चित कार्य करे और न्यूनतम पार्श्व प्रभाव। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला है ड्रग्स कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया, तो ड्रग्स को लगभग 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि मार्फिन है, इनमें से मार्फिन आपको बताना है। तो मार्फिन एक क्या है, एल्केलाइड्स है। क्या है, एल्केलाइड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर यहाँ पर पूछी गई है, पैरासीटामोल का यहाँ पर संरचना। तो पैरासीटामोल का जो एग्जैक्ट संरचना है, सही संरचना है, वो ऑप्शन नंबर बी आपका है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल को क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एंटीबायोटिक दवा नहीं है, तो एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन तो है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। आफलोक्सिन भी ये भी है, टेट्रासाइक्लिन ये भी आपका एंटीबायोटिक है। लेकिन ऑक्सीटोसिन माफ कीजिएगा, ऑक्सीटोसिन ये एंटीबायोटिक दवा नहीं है, एंटीवायरल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एमार्फस ठोस। एमार्फस ठोस इनमें से पूछा गया है कि है, तो एमार्फस ठोस जो है ये समदैशिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला है ठोस की होती है, निश्चित आयतन होता है, निश्चित आकृति होती है, आसानी से बह सकते हैं, ए और बी दोनों। तो इनमें से हो जाएगा ए और बी दोनों, निश्चित आयतन और अनिश्चित आयतन। निश्चित आयतन और निश्चित आकृति ये ठोस की होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्रिस्टलीय ठोस, तो इनमें से क्रिस्टलीय ठोस कौन सा है, सुगर। इनमें से क्रिस्टलीय ठोस सुगर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। आप सब लोग इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आप लोग प्रयास कीजिएगा, मैं इसका आंसर आपको वहीं पर पिन कर दूंगा। अगला ठोस की सबसे छोटी दोहराई जाने वाली त्रिआत्मिक इकाई कौन सी है, तो त्रिआत्मिक जो इकाई है उसको इकाई सेल बोलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। अगला है किन्हीं दो क्रोमिक फ्रेम के मध्य कोण का मान सदैव निश्चित होता है, इस नियम को क्या बोलते हैं, स्टेनो का नियम। इस नियम को क्या बोलते हैं, स्टेनो का नियम बोलते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रैग्स का समीकरण, तो ब्रैग्स का समीकरण क्या होता है, एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। ऑप्शन 20 में आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों जिसमें है कि क्रिस्टल सममित कितने प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। दोस्तों आज की इस क्लास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप प्रश्न थे उनको मैंने करा दिया है। नेक्स्ट आपको पार्ट सेकंड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पार्ट सेकंड में मैं कराऊंगा, जिसकी क्लास आपको कल मिलेगी। क्लियर है, पार्ट सेकंड का वेट कीजिएगा। इसके पहले मैंने 2 मॉडल पेपर करा रखे हैं और 2 विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सब लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्लास है, ठीक है। आप सबके लिए समझ में, जो इंग्लिश के माध्यम के स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी बेटर रहेगा और हिंदी के लिए भी बेटर रहेगा। दोनों माध्यम में मैंने करा रखा है, तो भाई प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो जरूर आप सभी लोग देख लीजिएगा। क्लियर है, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी हमारे इस चैनल पर अभी तक नए हैं, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन यानी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जब भी क्लास मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।